नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बजट 2023 इनकम टैक्स छूट की सीमा 8 साल बाद बढ़ी। गरीबों को 1 साल और मिलेगा मुफ्त अनाज। युवाओं रोजगार के लिए अहम ऐलान भी। दरअसल दोस्तों, 1 फरवरी को साल 2023 के लिए बजट पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सारे ऐलान भी किए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं कुछ मोटा मोटी ऐलान। जैसे कि पहला ऐलान है 7 लाख तक की आय पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले यह सीमा 5 लाख थी। वहीं दोस्तों, गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त अनाज 1 साल और मिलेगा निचले तबके के लोगों को। युवाओं के लिए स्टार्टअप फंड और 3 साल तक भत्ता मिलेगा। इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर्स भी बनेंगे। वहीं दोस्तों, आदिवासी क्षेत्रों के लिए एकलव्य स्कूल के लिए 38,800 टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे। आदिवासी गांव के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई सारी चीजों के सस्ते और महंगे होने को लेकर भी घोषणाएं की है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि हमने कदम उठाए हैं, हमारा ध्यान उस पर है। गेहूं को मार्केट में रिलीज करने का फैसला लिया गया है। इससे गेहूं के दाम कम होंगे, रसोई में महंगाई कम होगी। यह एक्शन तो पहले ही हो गया है। महिलाएं परिवार का हिस्सा हैं, इनकम टैक्स में छूट का फायदा उन्हें भी मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। देसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल मोबाइल फोन हुए सस्ते। सिगरेट, चांदी और किचन चिमनी हो गई है महंगी। जी हां दोस्तों, आने वाले दिनों में मोबाइल फोन खरीदना सस्ता हो सकता है, वहीं सोने चांदी खरीदना महंगा होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है और सोने चांदी पर ड्यूटी में इजाफा किया है। ऐसे में आम आदमी की जेब पर किन चीजों का बोझ बढ़ने जा रहा है और किन से उसे राहत मिलेगी, यह भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, सस्ते होने वाली चीजों में मोबाइल फोन है, कॉस्मेटिक और दवाइयां हैं, एलईडी टीवी है, आर्टिफिशियल हीरे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, क्लीनिंग एजेंट हैं, प्रेस, आयरन प्रेस है, हीटर, इंडक्शन, माइक्रोवेव, गीजर, हेयर ड्रायर, बायोगैस से जुड़ी चीजें, कैमरे, लेंसेज वगैरह सस्ते होने वाले हैं। वहीं दोस्तों, महंगी चीजें क्या क्या है उनकी भी हम आपको लिस्ट बता देते हैं। तो महंगी चीजों में आपका तंबाकू से बने उत्पाद जैसे कि सिगरेट, टायर, इलेक्ट्रिक कीमती चिमनियां जो कि भारत में मेड हुई है, गोल्ड बार और प्लेटिनम से बना इंपोर्ट सामान, चांदी और उससे बने सामान, विदेशी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, विदेशी खिलौने, विदेशी साइकिल, ये सारी चीजें महंगी हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 1 जुलाई से विदेश यात्रा, बाहर पैसे भेजना हो जाएगा महंगा। बजट में टीसीएस रेट बढ़ा। जी हां दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री ने विदेश यात्रा के टूर पैकेज और भारत के बाहर रुपए भेजने पर भी टीसीएस दर को बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव बजट में रखा है। बुधवार को संसद में पेश बजट के जरिए प्रस्तावित वित्त विधेयक 2023-24 के माध्यम से विदेशी यात्रा कार्यक्रमों पर टैक्स कलेक्टेड एंड सोर्स टीसीएस वसूलते हुए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 206C में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंसी स्कीम के तहत भारत से बाहर 7 लाख रुपए से ज्यादा राशि भेजने पर 20% टीसीएस लगाया जाएगा। यह संशोधन 1 जुलाई 2023 से प्रभावी हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में 6 फरवरी को होगा एमसीडी मेयर का चुनाव, एलजी का ऐलान। जी हां दोस्तों, दिल्ली में आखिरकार मेयर के चुनाव के लिए एक बार फिर तारीख तय कर दी गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 6 फरवरी को मेयर चुनने के लिए एमसीडी का हाउस सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा उपराज्यपाल से 6 फरवरी की तारीख तय करने की सिफारिश की गई थी। अब आगामी सोमवार को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए पार्षद मतदान करेंगे। दोस्तों, एमसीडी ने बैठक फिर से बुलाने के लिए 10 फरवरी की तारीख प्रस्तावित की थी, जबकि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने 3 विकल्पों के रूप में 3, 4 और 6 फरवरी का सुझाव दिया था, जिसे मानते हुए उपराज्यपाल ने 6 फरवरी तारीख तय की। इससे पहले 2 बार 6 जनवरी और 24 जनवरी को आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक के बीच सत्र स्थगित हो गया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार सेली ओबेरॉय ने समयबद्ध तरीके से मेयर का चुनाव
कराने की मांग को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली में मेयर चुनाव की अगली तारीख 6 फरवरी के ऐलान पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग एमसीडी के शासन में बीजेपी से दुखी थे, फिर अरविंद केजरीवाल की गारंटी पर भरोसा करके दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दिया, लेकिन यहां पर भी बीजेपी अपना पार्षद बनाने पर अड़ी हुई है, जबकि लोगों ने उनको बहुमत नहीं दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार का बजट में बड़ा तोहफा, देश में खुलेंगे 50 नए एयरपोर्ट, उड़ान योजना को और बढ़ावा। जी हां दोस्तों, सदन में केंद्रीय बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को घोषणा की कि देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा। लोकसभा में सीतारमण ने कहा कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड को पुनर्जीवित किया जाएगा। मोदी सरकार ने उड़ान योजना को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद के तहत 50 नए हवाई अड्डों को खोलने का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य देश भर में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार करना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब जन्म कुंडली के बजाय हेल्थ कुंडली मिलाकर होगी शादी, सरकार ने इस बीमारी को लेकर बनाई खास रणनीति। जी हां दोस्तों, हमारे समाज में शादी से पहले जन्म कुंडली मिलाने का रिवाज होता है। लड़का लड़की की ग्रह दशाएं देखकर सुखद भविष्य की उम्मीद की जाती है। यह देखा जाता है कि लड़का लड़की के गुण कितने मिलते हैं, कोई दोष तो नहीं, और दोष मिल भी जाता है तो उसके पहले ही उपाय कर लिए जाते हैं। लेकिन भविष्य में सिर्फ जन्म कुंडली मिलाने मात्र से शादी नहीं हो पाएगी, ऐसा शायद संभव ना हो, क्योंकि सरकार एक नई पहल करने जा रही है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक ऐसा कार्ड तैयार कर रहा है जिसके जरिए ही भविष्य में शादी मुमकिन हो पाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि हमारे देश में एक ऐसी बीमारी है जिसके अगर पुरुष और महिला संक्रमित हों तो उनका असर आने वाले बच्चे पर होगा, यानी कि बच्चा पॉजिटिव होगा। इस बीमारी का नाम है सिकल सेल एनीमिया। यह बीमारी आदिवासी आबादियों में ज्यादा होती है। अब इस बजट में इसको 2047 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिकल सेल एनीमिया असल में खून से जुड़ी एक बीमारी है। इस बीमारी में रेड ब्लड सेल्स का साइज बदलने लगता है। ये रेड ब्लड सेल्स गोलाकार से हंसिए की तरह बन जाते हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज पैदा करते हैं। ये एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें शरीर खून बनाना ही बंद कर देता है। इससे शरीर में खून की गंभीर रूप से कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कई सारे लक्षण नजर आते हैं और यह जानलेवा भी साबित हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहे फॉरेन स्टूडेंट्स की बल्ले बल्ले, पीएम सुनक ला रहे जबरदस्त प्लान। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों समेत विदेशी छात्रों को बहुत जल्द एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ब्रिटेन में भारतीय समेत विदेशी छात्रों को अधिक समय तक काम करने की अनुमति देने की योजना बनाई जा रही है। एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि विभिन्न क्षेत्रों में श्रम की कमी को पूरा करने के लिए लंबे समय तक काम करने और ज्यादातर पार्ट टाइम जॉब करने की अनुमति विदेशी छात्रों को भी मिल सकती है। ब्रिटेन में भारतीयों समेत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में श्रम की कमी को पूरा करने के लिए लंबे समय तक काम करने और ज्यादातर पार्ट टाइम जॉब करने की जल्द इजाजत मिल सकती है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्तमान में यूके में विदेशी छात्रों की संख्या लगभग 6,80,000 है। इन छात्रों को टर्म टाइम के दौरान सप्ताह में अधिकतम 20 घंटे काम करने की अनुमति है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजट के बाद शेयर बाजार फीका, सोने चांदी चमके, सेंसेक्स 158 अंक चढ़कर बंद, अडानी एंटरप्राइजेज 26% टूटा, सोना 1,000 रुपए बढ़ा। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश किया। ऐसे में बाजार की नजर सरकार की घोषणाओं पर रही। भारतीय बाजार आज ऊपर खुले। बजट भाषण के बाद सेंसेक्स में करीब 1,000 अंकों की तेजी देखी गई। हालांकि बाद में ये केवल 158 अंकों की तेजी के साथ 59,708 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी 45 अंक गिरकर 17,616 पर बंद हुआ। बजट के दिन बीते सालों में बाजार के एक्शन की बात करें तो बीते 7 सालों में औसतन 0.9% का पॉजिटिव मूवमेंट आया। 2021 में बजट के दिन बाजार में 5% की तेजी आई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयर, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी विल्मर, एसईसी और अंबुजा में दबाव बना हुआ है। अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 26.70% गिरकर 2,179 पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों
आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईटीसी, टाटा स्टील, ब्रिटानिया, सिप्ला और एचडीएफसी बैंक समेत निफ्टी 50 के 23 शेयरों में तेजी रही। वहीं अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई समेत निफ्टी 50 के 27 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजट से दुखी महिला नेता, महबूबा मुफ्ती बोली कमर तोड़ने वाला बजट, डिंपल यादव बोली चुनावी बजट है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद कई महिला नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे दुखद बजट बताया तो समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने इसे चुनावी बजट करार दिया। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने इसे पूंजीपतियों का फायदा बताया तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस बजट को महिलाओं का सम्मान बढ़ाने वाला बताया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बजट को घिसा पिटा करार दिया। उनका कहना है कि आम लोगों को लाभ पहुंचाने के बजाय वेलफेयर स्कीम और सब्सिडी को खत्म किया जा रहा है। जो लोग गरीबी स्तर से ऊपर उठ गए थे वे फिर से गरीबी के नीचे स्तर के नीचे आ गए हैं। मायावती ने बजट पर कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि देश में पहले की तरह पिछले 9 सालों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे हैं, जिनमें घोषणाओं, वादों, दावों व उम्मीदों की बरसात की जाती रही, किंतु वे सब बेमानी है। जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया है, यह अति दुखद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारतीय मूल की निक्की हेली लड़ेगी अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव, 15 फरवरी को दावेदारी का ऐलान। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की पूर्व राजदूत निक्की हेली अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकती है। निक्की हेली भारतीय मूल की लीडर है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वह फरवरी में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 2024 में कराया जाएगा। निक्की हेली अमेरिका में साउथ कैरोलिना के गवर्नर रह चुकी है। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की निक्की की तैयारियों के बारे में उनके एक करीबी शख्स ने पुष्टि की है कि वह 15 फरवरी को चार्ल्सटन में इस बारे में घोषणा करके चुनावी दौड़ में एंट्री करेगी। चार्ल्सटन पोस्ट और कुरियर की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद 51 वर्षीय हेली चुनावी दौड़ में दूसरी प्रमुख उम्मीदवार बनने की ओर अग्रसर है, जिन्होंने नवंबर में अपनी वापसी के संकेत दिए थे। यदि हेली वाकई चुनाव लड़ने की घोषणा करती है तो वह एकदम बदलाव का नेतृत्व करेगी। मालूम हो कि हेली ने वर्ष 2021 में घोषणा की थी कि यदि ट्रंप चुनाव लड़ेंगे तो वह राष्ट्रपति चुनाव के लिए आगे नहीं बढ़ेंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पठान, शाहरुख दीपिका की फिल्म ने पहले हफ्ते में कमाए 634 करोड़, बना डाले कई रिकॉर्ड्स। जी हां दोस्तों, सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित यशराज फिल्म्स की पठान घरेलू और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक रूप से आगे बढ़ रही है, क्योंकि इसने सिर्फ 7 दिन में दुनिया भर में 634 करोड़ की कमाई की है। पठान ने अपने 7वें दिन भारत में नेट 23 करोड़ यानी कि हिंदी में 22 करोड़ और सभी डब संस्करणों को मिलाकर 1 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे भारत की ग्रोस कमाई 28 करोड़ हो गई। 7वें दिन ओवरसीज ग्रोस आंकड़ा 15 करोड़ रुपए पर है। 7 दिन में पठान ने अकेले ओवरसीज क्षेत्र में ही 29.27 मिलियन डॉलर यानी कि 238.5 करोड़ की कमाई दर्ज की है, जबकि भारत में इसका नेट कलेक्शन 330.50 करोड़ रहा, जिनमें हिंदी में 318 करोड़ और डब संस्करणों में 11 करोड़ रुपए रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पठान ने आज और भी रिकॉर्ड बनाया जब उसने हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहले हफ्ते में सबसे अधिक कमाई दर्ज की। इस शानदार परिणाम के साथ YRF के स्पाई यूनिवर्स की सभी फिल्में एकता टाइगर, टाइगर जिंदा है, वार और पठान ब्लॉकबस्टर रही है। पठान मच अवेटेड थिएट्रिकल एंटरटेनमेंट बन गई है, जिसे पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। पठान आदित्य चोपड़ा के महत्वाकांक्षी स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है और इसमें देश के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। हाफ शर्ट में संसद पहुंचे राहुल गांधी, कांग्रेस नेताओं ने लगाए जिंदाबाद के नारे। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बजट पेश किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बजट सत्र में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी एक बार फिर हाफ शर्ट पहने नजर आए। राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा खत्म की है। कड़ाके की ठंड और कश्मीर में बर्फबारी के बावजूद राहुल गांधी पूरी यात्रा के दौरान हाफ टी शर्ट में नजर आए। राहुल गांधी जब संसद भवन पहुंचे तो कांग्रेस के सांसदों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान राहुल
गांधी जिंदाबाद, भारत जोड़ो के नारे भी लगे। राहुल गांधी मंगलवार को ही श्रीनगर से लौटे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 7 सितंबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की थी। यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित राज्यों से गुजरी और जम्मू कश्मीर में खत्म हुई। यात्रा 150 दिन तक चली और 3570 किलोमीटर की यात्रा पूरी की गई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 12 जनभाषाओं, 100 से अधिक बैठकों, 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से होकर गुजरी। अब सोमवार को श्रीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और भारत जोड़ो यात्रा स्मारक का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही यात्रा खत्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गूगल से पीछे रह गई भारत सरकार। गूगल ने बनाया महिला स्टार्टअप का फंड। पुरुषों से 10% ज्यादा सक्सेसफुल रहती है बिजनेस वुमेन। जी हां दोस्तों, साल 2019 की बात है जब केंद्र सरकार के इतिहास में पहली बार किसी महिला ने फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर कार्यभार संभाला। जब उन्होंने संसद में अपना पहला बजट पेश किया तो महिला को नारी तु नारायणी के तौर पर रेखांकित किया गया। दोस्तों आधुनिक भारत की उन्नति और विकास में महिलाओं की भूमिका को भी सराहा, लेकिन महिला कारोबारियों के नजरिए से पिछले 2 बजट पर गौर करें तो अधिकांश बजट घोषणाएं हकीकत का रूप लेते नहीं दिखाई पड़ी। दोस्तों नीति आयोग के अनुसार देश में करीब 65,000 स्टार्टअप काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें से करीब 14,000 ही रजिस्टर्ड हैं। यह स्टार्टअप मेट्रो सिटी में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी चल रहे हैं। खास बात यह है कि सभी तरह के स्टार्टअप में 45% तो महिलाएं लीड कर रही है। इनमें से कई महिला एंटरप्रेन्योर को नीति आयोग अवार्ड भी दे चुका है। पर सवाल यह उठता है कि क्या अवार्ड देने भर से ही सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। दोस्तों भारत सरकार ने महिला कारोबारियों के लिए महज आधा दर्जन ही स्कीम चला रखी है। इससे ज्यादा ध्यान तो गूगल महिलाओं पर दे रहा है। हाल ही में गूगल, बैन एंड कंपनी और एडब्ल्यू फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारत में अपना बिजनेस चलाने वाली 70% महिलाएं ऐसी है जो कोविड के बाद पैदा हुई समस्याओं से उभर नहीं पाई। फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स 2021 के मुताबिक फंड मिलने और बिजनेस चलाने के मामले में भारतीय महिलाओं की स्थिति नाइजीरिया, युगांडा, वियतनाम की महिलाओं से भी खराब है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड कप चैंपियन महिलाओं के कमाल को सलाम, सचिन तेंदुलकर ने किया सम्मान। जी हां दोस्तों, भारतीय महिला अंडर 19 टीम ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। अब दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI की ओर से विजेता टीम के खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह भारत और न्यूजीलैंड के बीच 1 फरवरी को अहमदाबाद में होने वाले तीसरे T20 मैच की शुरुआत से पहले हुआ। दोस्तों खास बात यह है कि खिलाड़ियों को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के हाथों सम्मान मिला। BCCI अध्यक्ष जय शाह ने इसकी पुष्टि पहले ही कर दी थी। जय शाह ने रविवार को खिताब जीत के बाद BCCI की ओर से पूरी टीम के लिए 5 करोड़ रुपए के नगद इनाम की घोषणा की थी। अब अहमदाबाद में सचिन के साथ BCCI अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव जय शाह समेत बाकी अधिकारियों ने मिलकर खिलाड़ियों का सम्मान किया। साथ ही अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन महिला टीम को 5 करोड़ रुपए इनाम राशि का चेक भी सौंपा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मारुति सुजुकी भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी। देश में अब तक बेची 2.5 करोड़ कारें। 40 साल पहले मारुति 800 से की थी शुरुआत। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी मारुति सुजुकी ने घरेलू बाजार में 25 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ गाड़ियां बेचने की बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन SMC ने सोमवार को भारत में अपने डोमेस्टिक सेल्स का आंकड़ा जारी किया। SMC ने बताया कि उनकी पार्टनर कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने भारत में 9 जनवरी 2023 को 2.5 करोड़ कारें बेचने का आंकड़ा हासिल किया। सुजुकी ने 1982 में मारुति के साथ एक ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया था। इसके बाद 1983 में पहली बार बाजार में मारुति 800 को उतारा था। फरवरी 2012 में कंपनी ने देश में 1 करोड़ और जुलाई 2019 में कारों की बिक्री का आंकड़ा हासिल किया था। यह आंकड़े को छूने में कंपनी को करीब 40 साल लगे। मारुति सुजुकी ने अगस्त 2010 में भारत में पहली बार CNG मॉडल लॉन्च किया था। इसके बाद से अब तक कंपनी ने हाइब्रिड और CNG मॉडल की कारों की लगभग 21 लाख यूनिट बेच दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत अमेरिका के रिश्तों को लगेंगे नए पंख। बाइडेन के न्योते पर PM मोदी जाएंगे वॉशिंगटन, तारीखों को लेकर बातचीत जारी। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस गर्मी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। समाचार एजेंसी PTI ने यह जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति के न्योते को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है और दोनों पक्षों के अधिकारी अब आपसी बातचीत के जरिए सुविधाजनक तारीखों पर काम कर रहे हैं।
दोस्तों पीटीआई ने कई सूत्रों के अनुसार हालांकि यह कार्यक्रम अभी प्रारंभिक चरण में है, यह देखते हुए कि भारत इस वर्ष G20 से संबंधित कई कार्यक्रमों की मेजबानी कर रहा है, जिसके अंतर्गत सितंबर में एक शिखर सम्मेलन होना है और जिसमें अन्य लोगों के साथ बाइडेन भी शामिल होंगे। यह विश्वसनीय रूप से पता चला है कि दोनों पक्षों के अधिकारी जून और जुलाई माह में उपयुक्त तारीखों की तलाश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान कमर तोड़ महंगाई से जूझती जनता पर एक और भारी चोट, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए, दिया यह हवाला। जी हां दोस्तों, लगातार बिगड़ रहे आर्थिक हालात से जूझते पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम 35 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला किया गया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों को 29 जनवरी की सुबह 11 बजे से लागू कर दिया। दोस्तों पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने रविवार सुबह नई कीमतों के लागू होने से कुछ मिनट पहले टीवी पर एक संबोधन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की। सुबह 10:50 पर शुरू हुए एक टेलीविजन संबोधन में डार ने दाम बढ़ाए जाने की घोषणा की, जो केवल 10 मिनट बाद लागू हो गए। अखबार डॉन की एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की पहली महिला पूर्णकालीन वित्त मंत्री का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।